साथ। Hello all. Now today we'll discuss grinding wheel wear and type of grinding operations. So starting with grinding wheel wear. Grinding wheel wear basically जो होता है वो तीन वजहों से होता है. Basically three reasons are there for the wear, मतलब the wear and tear of the grinding wheel. कैसे हमारा ग्राइंडिंग व्हील वेयर करता है, वेयर आउट कर जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है. ये तीन तरीके हैं. पहला है एट्रिशन वेयर, दूसरा है ग्रेन फ्रैक्चर, तीसरा है बॉन्ड फ्रैक्चर. एट्रिशन वेयर बेसिकली फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. ग्राइंडिंग व्हील और जिस वर्कपीस को हम मशीन कर रहे हैं उनके बीच में फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. ग्रेन फ्रैक्चर क्योंकि हमारा ग्रेन, हमारे जितने भी ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं सब एब्रेसिव पार्टिकल्स के बने होते हैं. तो उनमें एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रैक्चर कर जाते हैं. उनकी वजह से हमारा जो व्हील का वेयर होता है वो होता है. तीसरा, जिन बॉन्ड की वजह से हम आपस में अलग अलग एब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्ड करते हैं, फ्यूज करते हैं, उनके फ्रैक्चर की वजह से तीसरे टाइप का जो फ्रैक्चर होता है जो वियर को रिजल्ट करता है, दैट इज द बॉन्ड फ्रैक्चर. तो ये तीन कंडीशन है. दीज आर द थ्री कंडीशन अंडर विच द ग्राइंडिंग व्हील वियर्स. ठीक है. और ग्राइंडिंग व्हील वियर is an important consideration because it adversely affects the shape and accuracy of the ground surface, as is the case with the cutting tool. जैसे कि कटिंग टूल, हम लोग ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अभी मेटल कटिंग में देखा था कि जब वो घिस जाता था, when it wears, जब उसमें वियर हो जाता ड्यू टू एडेशन एंड और आपका डिफ्यूजन, उसकी वजह से आपका फ्लैंक फेस, रेक फेस आपका वियर आउट कर जाता था. सिमिलरली ग्राइंडिंग व्हील में भी उसी तरीके की चीजें आती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड फिनिशिंग सरफेस का हमें सरफेस अच्छा नहीं मिलता है. तो बात करते हैं. देखिए ये एक बेसिक इमेज दिखा रखी है इन्हें अलग अलग टाइप के वेयर की. जो दो ग्रेन है, हमारे ग्रेन कहेंगे आपके एब्रेसिव पार्टिकल के, एक ग्रेन ये एक ग्रेन ये, इन दोनों को जो ज्वाइन करता है आपस में उसे कहते हैं बॉन्ड. जब उसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी वजह से जो वेयर होता है उसे बॉन्ड फ्रैक्चर कहते हैं. जब ग्रेन में ही कोई फ्रैक्चर हो जाता है, ग्रेन टूट के गिर जाता है तो उसे ग्रेन फ्रैक्चर कहते हैं. और फाइनली जब ग्रेन वर्कपीस के मटेरियल से फिजिकली और केमिकली रिएक्ट करता है, और देखिए ये एरिया बाकी ग्रेन के एरिया से डिफर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एट्रिशन वेयर. अब एट्रिशन वेयर को पढ़ते हैं हम लोग. पहला टॉपिक है एट्रिशन वेयर. इन एट्रिशन वेयर द कटिंग एजेस ऑफ द शार्प ग्रेन बिकम्स डल बाय एट्रिशन. मतलब केमिकल और फिजिकल रिएक्शन की वजह से जो कटिंग एजेस होती हैं हमारे एब्रेसिव पार्टिकल की, वो डल पड़ जाती हैं, मतलब घिस जाती हैं. Developing a wear flat that is similar to the flank wear in the cutting tool. वो फ्लैट हो जाती हैं और जो सिमिलर होता है जैसे फ्लैंक वेयर हम देखते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, उसकी तरह. The wear is caused by the interaction of grain with the workpiece material involving both physical and chemical reaction. Attrition wear basically physical और chemical reaction की वजह से होता है. किसके किसके बीच? Abrasive particle, grain और workpiece material के बीच. These reactions are complex and involve diffusion, chemical degradation, decomposition of the grain, fracture at a microscopic scale, plastic deformation and melting. ये सारे जितने भी चीजें हैं, डिफ्यूजन, केमिकल डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन, माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मेल्टिंग, ये सारे रिजल्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में, जो फाइनली रिजल्ट करता है एट्रिशन वेयर में. इतनी चीज क्लियर है सबको? क्लियर है? हेलो. इन्वॉल्व डिफ्यूजन क्या होता है? है इन्वॉल्व डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जब एक कोई मेटल मैट्रिक्स दूसरी मेटल मैट्रिक्स से कांटेक्ट में आती है तो हायर कंसेंट्रेशन, अभी हम वो चीज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के वेयर में पढ़ा चुके हैं. उसमें क्या होता है कि आपका
आपका जो वो होता है मटेरियल हायर कंसंट्रेशन वाला, वो लोअर कंसंट्रेशन से जाके चिपक जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, उसकी वजह से जो वियर होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे एक हायर कंसंट्रेशन का लिक्विड रखा है, एक लोअर कंसंट्रेशन का लिक्विड रखा है, जब उनके बीच में एक फिल्म आप रख देंगे, दोनों के बीच में फिल्म मतलब एक लेयर, और उस लेयर में माइन्यूट से होल करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से फ्लूइड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाके मिक्स करेगा ताकि कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही है, जो हायर कंसंट्रेशन का मान लिया आपका वर्कपीस होगा जिसको आप मशीन कर रहे हो, उसमें आपका ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो जाके चिपक जाएगा, टूट जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा उसमें। दिस इज ओके कॉल्ड सर। डिफ्यूजन। केमिकल डिग्रेडेशन, केमिकल रिएक्शन की वजह से होगा, डिकम्पोज कर जाएगा ग्रेन, उसमें बहुत ही माइन्यूट से माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर हो सकते हैं, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब वो बेंड हो सकता है, हायर हीट की वजह से वो मेल्ट भी कर सकता है, जो हायर हीट जनरेशन है उसकी वजह से मेल्ट कर सकता है। ये सब जितने भी रीजंस हैं दैट विल रिजल्ट इन एट्रिशन, एट्रिशन वेयर या एट्रिशियस वेयर। ठीक है? यस सर। जब दो मटेरियल जो केमिकली इनर्ट हो, मतलब आपस में रिएक्ट ना करते हो, उस कंडीशन में एट्रिशन वेयर बहुत कम होता है। एट्रिशन वेयर इज लो when the two material are chemically inert with respect to each other, much like the use of cutting tool. The more insert the material, the more inert the material, the lower will be the tendency of for reaction and addition to occur between the grains and the workpiece. जितना ही ज्यादा इनर्ट होगा, इनर्ट रिएक्टिव मतलब नहीं होगा, इनर्ट होगा। इनर्ट वो होता है मटेरियल जो दूसरे मटेरियल से केमिकली रिएक्ट नहीं करता। जितना ज्यादा इनर्ट होगा उतना ही कम रिएक्शन और एडिशन होगा, उतना ही कम हमारा वियर होगा। यही सब इधर इसमें लिखा हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा। अगला जो टाइप का फ्रैक्चर है वो ग्रेन फ्रैक्चर। इसकी वजह से वियर होता है जब हमारा, क्योंकि एब्रेसिव ग्रेन जो होता है वो ब्रिटल होता है। ठीक है? ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जिन पे जरा सा भी लोड लगता है वो फ्रैक्चर कर जाते हैं, क्योंकि हमारे एब्रेसिव ग्रेन जिनसे मशीनिंग कर रहे हैं दे आर ब्रिटल, देयर फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक इन ग्राइंडिंग आर इम्पोर्टेंट। इफ द वियर फ्लैट caused by attrition wear is excessive, मतलब वियर फ्लैट मतलब जो हमारे ग्रेन्स हैं वो काफी ज्यादा ही घिस चुके हैं attrition wear की वजह से, the grains become dull and grinding becomes inefficient and produces undesirable high temperature। जब हमारे ग्रेन्स ही घिस जाएंगे, हमारा कटिंग एक्शन नहीं होगा, तो ग्राइंडिंग व्हील सिर्फ वर्कपीस पे घिसेगा और कटिंग एक्शन नहीं करेगा। और जब दो मटेरियल आपस में घिसते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है तो अनडिजायरेबल हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। इतनी चीज सबको क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? यस सर। ऑप्टिमली द ग्रेन शुड फ्रैक्चर और फ्रैगमेंट। अगर हमारा ऑपरेशन ऑप्टिमम कंडीशन में चल रहा है तो ग्रेन को फ्रैक्चर या फ्रैगमेंट मतलब टूट जाना चाहिए और टूट के हट जाना चाहिए, घिस के रह नहीं जाना चाहिए। अगर वो घिस के रह गया तो वो कटिंग ऑपरेशन के बजाय ओवर हीटिंग करेगा और हमारा वर्कपीस की सरफेस फिनिश घिसेगी। इससे अच्छा है वो पार्टिकल टूट के हट जाए और नई जो शार्प एजेस है उसके नीचे जो एक लेयर है शार्प एजेस की एब्रेसिव पार्टिकल की वो एक्सपोज हो जाए। ठीक है? ये काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? This process is equivalent to the breaking of piece of stone or dull chalk into a new or more piece in order to expose new sharp edge। जैसे हम चौक से आपके बोर्ड पे लिखते हैं, देखा होगा, जैसी चौक आगे से टूट जाती है पीछे वाली चौक भी तो लिखती है ना, तो वही ऑपरेशन आपके ग्राइंडिंग व्हील का भी होता है। जैसी आपके अपर लेयर ग्राइंडिंग व्हील की वेयर आउट करके हट जाती है, उसके बाद जो नीचे वाली लेयर होती है दैट विल टू रिजल्ट इन द कटिंग एक्शन एंड दैट विल एक्सपोज अ फ्रेश लेयर ऑफ कटिंग एजेस टू द वर्कपीस। सबको समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एब्रेसिव्स की,
सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी वो फ्राइबिलिटी थी। याद होगा आप लोग को पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, फ्राइबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि जैसे ही हमारा एब्रेसिव पार्टिकल गिर जाए तो वो अपने आप टूट के हट जाए और नई फ्रेश लेयर आपके सामने आ जाए। याद है आप लोग को? यस सर। पिछला लेक्चर सबको याद है? दिखा देते हैं फिर से। ये फ्राइबिलिटी है, आपको दिखाया था जब ऊपर वाले एब्रेसिव ग्रेन टूट के हट जाए और नीचे एक फ्रेश लेयर सामने आ जाए। दिस इज प्रॉपर्टी नोन एज फ्राइबिलिटी। याद है? यस Friability is the ability to fracture under pressure so that as the cutting edge becomes dull, the grain breaks off and exposes sharp new cutting edges. ये सब चीजें याद रखा करो, बार बार बताई नहीं जाती है। तो यहाँ से हमारा क्या है कि ये फ्राइबिलिटी ऑफ एब्रेसिव ग्रेन गिव देम देयर सेल्फ शार्पनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, an important consideration in effective grinding. The selection of grain type and size of particular application also depend on the attrition wear rate. The grain workpiece material combination with high attrition wear and low friability causes dulling of grain and development of large wear flat. जब हमारा जो है ना कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसमें हाई एट्रिशन वेयर हो, मतलब हाई फिजिकल और केमिकल रिएक्शन हो हमारे ग्रेन और वर्कपीस के बीच में, तो जो फ्राइबिलिटी होगी वो लो होगी, तो ग्रेन डल हो जाएंगे जिसकी वजह से लार्ज वेयर फ्लैट आपका कॉज हो जाएगा। ग्राइंडिंग then becomes insufficient and surface damage such as burning is likely to occur. उस कंडीशन में क्या होता है, ग्राइंडिंग तो नहीं हो पाती है, इनसफिशिएंट होता है, हो जाती है। उसके बाद हमारा जो वर्कपीस होता है वो डैमेज हो जाता है और उस पर बर्निंग हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव हीट। ये बेसिकली जनरल कॉम्बिनेशन है जो रेफर होते हैं। अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव पार्टिकल यूज कर रहे हैं तो वो हम स्टील, फेरस अलॉयज और एलॉय स्टील के लिए यूज करेंगे। अगर हम SiC सिलिकॉन कार्बाइड के एब्रेसिव पार्टिकल का ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हैं तो वो हम कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल कार्बाइड सेरामिक्स के लिए यूज करेंगे। ये कॉम्बिनेशन है जिससे एट्रिशन वेयर नहीं होता है। डायमंड को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड सेरामिक्स में और हार्डेंड स्टील के लिए। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड जो सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ पे, उसको हम लोग बेसिकली स्टील, कास्ट आयरन, 50 HRC, ठीक है, एंड अबव के लिए यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर पे सुपर अलॉयज के लिए यूज करते हैं। बात करते हैं तीसरे वेयर की जो हमारा बॉन्ड फ्रैक्चर है। अब हमारा ग्रेन फ्रैक्चर हो गया, मतलब जो हमारा एब्रेसिव ग्रेन है वो फ्रैक्चर को हमने देख लिया। अब होता है जब दो एब्रेसिव ग्रेन को हम जिस चीज से जोड़ते हैं उसे कहते हैं बॉन्डिंग। जब वो ब्रेक करेगा तब भी हमारा ग्राइंडिंग व्हील का वेयर होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड is a significant parameter in grinding. If the bond is too strong, the dull grain cannot be dislodged. जब हमारा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो जो हमारे ग्रेन्स घिस चुके हैं वो डिस्लॉज नहीं होंगे, मतलब हटेंगे नहीं, और शार्प एजेस उसमें सामने आ नहीं पाएंगी। द शार्प एजेस sharp grain along the circumference of the grinding wheel can begin to contact with the workpiece and remove chips. Thus the grinding process becomes insufficient. जब वो फ्रेश एजेस, शार्प एजेस सामने आ नहीं पाएंगी तो हमारा जो है कटिंग और या फिनिशिंग ऑपरेशन हो नहीं पाएगा, तो हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस फिर से इनसफिशिएंट हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड, इफ द बॉन्ड इज टू वीक, अगर बॉन्ड बहुत ही वीक तो वो ग्रेन्स बहुत ही आसानी से डिसलॉज हो जाएंगे, मतलब वेयर आउट हो जाएंगे और हमारा ग्राइंडिंग व्हील जल्दी घिस जाएगा, जल्दी उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो टूट टूट के गिरने लगेंगे, फ्राइबिलिटी होने लगेगी। ठीक है, फ्राइबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो भी नुकसानदेह है। यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और ज्यादा वीक भी होना नहीं चाहिए। हमें जनरली सॉफ्ट बॉन्ड हार्ड मटेरियल के लिए रेफर करते हैं
जिससे हमारे रेजिडुअल स्ट्रेस और थर्मल डैमेज नहीं होते हैं। और हार्ड ग्रेड व्हील को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को मशीन करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था। हार्ड व्हील्स को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल से मशीन करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल को मशीन करते हैं, और सॉफ्ट जो हमारे व्हील्स होते हैं ग्राइंडिंग, उससे हम हार्ड मटेरियल को मशीन करते हैं। तो ये तीन बेसिक हमारे कॉजेस थे ग्राइंडिंग व्हील के वेयर पे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के, जो है ड्रेसिंग और ट्रूइंग। जो हमारे अगले जो टॉपिक है वो है ड्रेसिंग और ट्रूइंग। इन दैट केस हम लोग दो प्रोसेस करते हैं, ड्रेसिंग और ट्रूइंग। ये दो अलग अलग प्रोसेस है। The key or to maximize the performance of a production grinding application is having the right turning and dressing tool and using it correctly. In fact, the skillful operator with a quality dressing tool and good dressing technique can often improve the performance of the wheel. That may not be the optimum wheel for the application. This skill is particularly important in a shop where it is not practical to have a special wheel of each operation. ये वहाँ के लिए होता है, उन वर्कशॉप के लिए होता है जहाँ पे सारे ऑपरेशंस के लिए आपके पास व्हील अवेलेबल नहीं होता, तो उस जगह पे हम लोग ड्रेसिंग और ट्रूइंग देखते हैं। बहुत स्किलफुल ऑपरेटर चाहिए होता है इसको करने के लिए। ड्रेसिंग बेसिकली होती क्या है, अब समझिएगा। ड्रेसिंग ऑपरेशन वो होता है कि हम जहाँ से हमारा मटेरियल रिमूव हो गया तो हम सर्कुलरली उसको रिमूव करके एक नया छोटे साइज का ही बट हमारा जो है ना नई शार्प एजेस के साथ एब्रेसिव व्हील बन जाए। ट्रूइंग में क्या होता है, ओवेलिटी अगर हो जाती है, मान लिए आपका इनिशियली जो था वो आपका व्हील सर्कुलर था, अब वो कुछ ओवल हो गया, अंडाकार हो गया, इधर से ज्यादा घिस गया, इधर से ज्यादा घिस गया, तो उस केस में हम ड्राइंग करते हैं। अब पढ़ते हैं ड्रेसिंग के बारे में। ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग द एब्रेसिव एलिमेंट ऑफ द व्हील। The process break down the bond and remove dull abrasive grains to expose new and sharp abrasive particles. Dressing also removes tiny pieces of metal from the pores of the wheel face to prevent the wheel loading, which can cause vibration and leave burn marks on the workpiece. तो बेसिकली ड्रेसिंग होता क्या है, ड्रेसिंग ऑपरेशन में हम लोग एक लेयर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल रिमूव कर देते हैं ताकि फ्रेश हमारे जो शार्प एजेस है वो एक्सपोज हो जाए। इसमें साथ में होता क्या है कि कभी कभी जो हमारे जो मेटल पार्ट्स वर्कपीस से रिमूव होते हैं वो भी इनमें फ्यूज कर जाते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, तो वो भी इसके साथ रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और जो वो करते हैं मतलब जो मेटल पार्ट जो इसमें जाके फ्यूज हुए हैं उनका क्या काम होता है, वो वाइब्रेशंस और बर्न्स प्रोड्यूस करते हैं वर्कपीस पे और उनकी सरफेस फिनिश खराब करते हैं। तो ये ड्रेसिंग का ही काम होता है कि हमारा एक लेयर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल रिमूव करके दूसरी फ्रेश लेयर, डल लेयर को रिमूव करके फ्रेश लेयर ऑफ शार्प कटिंग एजेस एक्सपोज करना होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रेसिंग द व्हील is through the wheel by knocking abrasive particles from the wheel surface and making the wheel concentric. Concentric मतलब सर्कुलर बनाना, सर्कुलर बनाता है। दिस मिनिमाइजेस वाइब्रेशन। अब भाई हमारा अनबैलेंस्ड व्हील होगा तो वो वाइब्रेट करेगा, तो ये बैलेंस कर देता है, वाइब्रेशन को रिमूव करता है, सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है। कॉज बाय द आउट ऑफ बैलेंस व्हील वाइब्रेटिंग अक्रॉस द वर्कपीस सरफेस। ये डिसलॉज करता है। दूसरा है डिसलॉज द सेम एब्रेसिव पार्टिकल। Some abrasive also has the effect of exposing fresh abrasives from the wheel surface. Each of the abrasive grain is a small cutting tool. The one grain has its edges dull and loses its efficiency. क्योंकि हमारे जो घिस चुके जो ग्रेन है वो डल हो चुके होते हैं, वो अपनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लूज कर चुके होते हैं कटिंग की। इसीलिए हमें एक फ्रेश लेयर को एक्सपोज करना जरूरी है, जिसकी वजह से हम ड्रेसिंग करते हैं। फाइनली जो है हमारा जो तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ड्रेसिंग का, पहला है हमारा वो व्हील को कंसेंट्रिक करता है, दूसरा है वो हमारे व्हील में फ्रेश शार्प एजेस को एक्सपोज करता है, और तीसरा है ये व्हील को क्लीन करता है। मतलब जितने भी उसमें
जो भी एक्सटर्नल पार्टिकल फ्यूज हो गए होते हैं और जो डल ग्रेन्स होते हैं उनको हटा के वो व्हील को एकदम क्लीन कर देता है। ठीक है, ये 3 फंक्शंस आप समझ गए ड्रेसिंग के। हेलो, Yes, sir. आगे बढ़ते। बेसिकली ये नाम से पढ़ लीजिएगा, ये इतने टाइप के ड्रेसर्स मतलब ड्रेसिंग टूल्स जो होते हैं ये अवेलेबल है। स्टार ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर और ड्रेसिंग स्टिक्स, बेसिकली ये 3 टाइप के टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे ड्रेसिंग ऑपरेशन को करने के लिए, मतलब हमारे ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेस करने के लिए। बात करते हैं ट्रूइंग की। ट्रूइंग अगला ऑपरेशन है। ट्रूइंग बेसिकली हम अलाइनमेंट के लिए करते हैं। अलाइनिंग द पेरिफेरी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील सो दैट इट कैन रन कंसेंट्रिक विद इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये अपनी जो एक्सिस है, इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उसके कंसेंट्रिक रहे। कंसेंट्रिक समझ रहे हैं ना, ये व्हील सर्कुलर हो जाए, इसका जो सेंटर एक्सिस है ये, इससे ये इसका रेडियस हर तरफ से बराबर हो जाए, कंसेंट्रिक हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी कभी होता क्या है, यहाँ से ज्यादा वेयर आउट हो गया, यहाँ से गिर गया, यहाँ से ज्यादा वेयर आउट हो गया, यहाँ से गिर गया, तो आपका व्हील कुछ इस शेप का हो जाएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रोटेशन के टाइम, और फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में हम जो ऑपरेशन करते हैं वो ट्रूइंग ऑपरेशन करते हैं। Truing is the process of aligning the periphery of the grinding wheel so that it can run concentric with its axis of rotation. This allows accurate and precise relative motion between the grinding wheel and the part being ground. Turning and dressing occur simultaneously. ये दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे से, मतलब दोनों ही ऑपरेशन हम करते हैं। विद रिगार्ड टू द कन्वेंशन व्हील, with super abrasive wheels, the two processes are accomplished separately with truing perform first. जब हम कन्वेंशनल व्हील्स को यूज करते हैं तो हम ड्रेसिंग और ट्रूइंग साथ में करते हैं साइमल्टेनियसली। मगर जब हम सुपर एब्रेसिव व्हील्स, मतलब जो जो हमारे वो एब्रेसिव पार्टिकल्स जैसे डायमंड या क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, इन सब के जब व्हील्स को हम ड्रेसिंग और ट्रूइंग करते हैं तो पहले हम ट्रूइंग करते हैं, उसके बाद हम ड्रेसिंग करते हैं, साथ में नहीं करते हैं। ठीक है, इन सुपर एब्रेसिव व्हील्स एप्लीकेशन ट्रूइंग इज डन विद अ टूल और रोल, while dressing often employs the vitrified dressing stick in a secondary operation. तो ये बेसिकली आपका ड्रेसिंग और ट्रूइंग था। बात करते हैं ग्राइंडिंग मशीन के ऑपरेशन की। तो ग्राइंडिंग मशीन के जो ऑपरेशन आपके 3 आपके सिलेबस में है वो है सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ये 3 है, मगर हम पढ़ाएंगे सारे। तो ग्राइंडिंग मशीन इज अ मशीन टूल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी फाइन फिनिश or making very light cuts using an abrasive wheel as the cutting device. ये बेसिकली आपके 5 तरीके के ग्राइंडिंग ऑपरेशन है। सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग, सेंटर ग्राइंडिंग और सेंटरलेस ग्राइंडिंग। और इनके इमेजेस नीचे दिए गए, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग के, इंटरनल ग्राइंडिंग के, सरफेस ग्राइंडिंग के और वर्टिकल स्पिंडल के। बात करते हैं हम सबसे पहले सरफेस ग्राइंडर की। The surface grinder is used in the tool room for the production of accurate flat surface. Basically surfaces को फ्लैट करने के लिए, कहीं कभी irregularities होती हैं हमारे सरफेस पे, तो उनको रिमूव करने के लिए, सरफेस को एकदम प्लेन बनाने के लिए, जैसे हम वर्कशॉप में फाइलिंग करते हैं, घिसते हैं 90 डिग्री लाने के लिए, देखा होगा आप लोग ने, फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं, इसको घिसते हैं फाइल का यूज करके। ठीक है, वैसी ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, ये ऑटोमेटिक मशीन से प्रोसेस होता है। देयरफॉर इरेगुलरिटी भी जल्दी रिमूव करेगा फाइलिंग से जल्दी। दिस मशीन हैज सिमिलर लेआउट टू द horizontal milling machine but only removes small thickness of material on the grinding passes.
ये मिलिंग हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की तरह ही मशीन होती है, मगर ये ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव नहीं करती है, बट रिमूव ओनली a small amount of material. It has a head which is lowered and the workpiece is moved back and forth. वर्कपीस आगे पीछे मूव करता है और हेड पे जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है वो अप एंड डाउन मोशन करता है। ठीक है, कभी कभी इसमें होता क्या है, जो हमारी वर्कपीस की टेबल होती है वो मैग्नेटिक होती है और वो जो है वर्कपीस को एकदम होल्ड कर लेती है मैग्नेटिक। कहीं कहीं पे हम क्लैंप यूज करते हैं। The surface grinders can be manually operated or have CNC control. CNC कंट्रोल भी होती है, मैनुअली ऑपरेट भी होती है। ये कुछ डायग्राम्स हैं सरफेस ऑपरेशन की, क्लियर इमेजेस नहीं आई हैं, इसकी क्लियर इमेजेस कहीं से होगी तो हम डाउनलोड करके आपको भेज देंगे। ये बेसिकली सरफेस को ही फ्लैट करने के लिए यूज होते हैं। दूसरा है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। फ्लैट सरफेस के लिए सरफेस ग्राइंडिंग। और सिलेंड्रिकल आवाज नहीं साफ आ रहा है क्या? आ सर। रही है सर, आ रही है वॉइस। तुम्हारा नेटवर्क नेटवर्क सही होगा बेटा, मेरा आवाज साफ है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग बेसिकली सिलेंड्रिकल जो सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेसेस नहीं, फ्लैट सरफेस के लिए सरफेस ग्राइंडिंग यूज करते हैं। जो सिलेंड्रिकल सरफेस होते हैं उनके लिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग यूज होती है और ये बेसिकली सेंटर लेथ की तरह इसकी मशीन होती है। और द मेन डिफरेंस इज दैट टूल इज रिप्लेस्ड बाय रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील। बस फर्क क्या होता है कि जहाँ पे टूल पोस्ट पे टूल लगा होता है वहां पे हमारा ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है, फर्क इतना होता है। The cylindrical grinder may have multiple grinding wheels. The workpiece is rotated inside paths of wheels to form a cylinder. इसमें एक या एक से ज्यादा से ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं और वर्कपीस को हम लोग उस ग्राइंडिंग व्हील्स के बीच में भेजते हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑब्टेन कर लेते हैं। बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट रॉड्स बनाने के लिए काम आता है। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर का एक फिगर दिया है, जो इससे पहले सरफेस ग्राइंडिंग थी, हमने बताया था मिलिंग मशीन की तरह होती है। ये मैग्नेटिक आपका टेबल होती है, इसके ऊपर वर्कपीस रखते हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील है, इसको अप एंड डाउन मोशन देते हैं और इसी से ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप की जो ग्राइंडिंग है वो है इंटरनल ग्राइंडिंग। कभी भी किसी सरफेस पार्ट के अंदर इंटरनल ग्राइंडिंग करनी होती है और उसको हम इंटरनल ग्राइंडिंग कहते हैं। इट इज सिमिलर टू अदर फॉर्म ऑफ रोटेशन ग्राइंडिंग एक्सेप्ट दैट एज द पार्ट रोटेट द इंटरनल फीचर्स आर ग्राउंड बाय अ स्मॉलर व्हील। एक छोटा व्हील यूज करते हैं इसमें और उस व्हील को हम किसी पार्ट के इंटरनल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए उसके अंदर डाल के हम फिनिशिंग करते हैं। Using a smaller wheel require higher grinding speed, which increases the challenge of this process. क्योंकि हमें इंटरनल ग्राइंडिंग करनी है और बहुत छोटा व्हील है, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, तो काफी चैलेंजिंग प्रोसेस होता है इंटरनल ग्राइंडिंग। अगला है सेंटर्ड ग्राइंडिंग। सेंटर्ड ग्राइंडिंग वो होती है जिसमें ग्राइंडिंग जो व्हील होता है वो सेंटर्ड होता है। सेंटर्ड ग्राइंडिंग इन्वॉल्व पिक्चरिंग द पार्ट ऑन अ स्पिंडल। इस चीज को समझिएगा। सेंटर ग्राइंडिंग में जो हमारा पार्ट है उसको एक स्पिंडल पे, ऑन अ स्पिंडल एज इट इज ग्राउंड, उसको स्पिंडल पे हम लोग फिक्स कर देते हैं, किसी एक स्पिंडल पे जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, इसमें पार्ट को फिक्स करते हैं जिसको मशीन करते हैं हम। सब समझ रहे हैं? अभी यही फर्क आएगा सेंटर्ड और सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है सेंटर ग्राइंडिंग में, इसमें जिस पार्ट को हमें मशीन करना है उसको हम किसी सपोर्ट से होल्ड कर देते हैं ताकि वो रोटेट कर सके। और ग्राइंडिंग व्हील जब उसके पास हम उसको एंगेज कराते हैं तो वो पार्ट भी रोटेट करता है, ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेट करता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंपेयर्ड टू पिक्चरिंग अ पार्ट ऑन अ लेथ with or without a tail stalk. The abrasive material is on the grinding wheel that rotates in a direction such that the rolling and sliding contact occurs where the wheel and the workpiece touches. The center grinding is accurate and stable, but setup take place time and through it suffers. तो यहाँ पे इसके सेटअप में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें
सिलिंड्रिकल सरफेस के आउटर सरफेस की ग्राइंडिंग होती है सेंटर्ड ग्राइंडिंग से। सेंटर्ड नाम इसीलिए यही है कि इसको सेंटर्ड सपोर्ट मिलता है। जो वर्कपीस है हमारा, समझ में आ रहा है, जो वर्कपीस है जिसको हमें मशीन करना है उसको हम सेंटर्ड सपोर्ट देते हैं मशीन करने के लिए। अगर यही सपोर्ट हम हटा लें और इसको वर्कपीस को हम फ्रीली छोड़ दें तो जो ग्राइंडिंग प्रोसेस हमारा होता है उसे हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग कहते हैं। उसमें कोई सपोर्ट नहीं होता, बस एक ब्लेड से हम उसको टेक देते हैं, सपोर्ट देते हैं, कहीं से होल्ड नहीं करते हैं, सेंटर से होल्ड नहीं करते, सिर्फ साइड से सपोर्ट देते हैं। द सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज पॉपुलर एज अ हाई स्पीड लो कॉस्ट ऑपरेशन। इसमें हमें देखो फिक्स करने के लिए कोई टाइम नहीं लगना है। दो ग्राइंडिंग व्हील, एक गवर्निंग व्हील और एक गवर्निंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में हम पार्ट जिसको मशीन करना है उसको रख देते हैं सपोर्ट के साथ, बिना कहीं फिक्स किए। इसीलिए ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। दिस टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन इज अ प्योर सिलेंड्रिकल प्रिज्म शेप which do not require mounting, कोई mounting की जरूरत नहीं होती। In this operation there is a grinding wheel and governing wheel. The part sits between these wheels, इन दोनों के बीच में फिट होता है, फिट रख देते हैं और ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। गवर्निंग व्हील जो है ना acts to slow the rotation of the part. गवर्निंग व्हील बेसिकली गवर्न करता है स्पीड को, पार्ट की स्पीड को, उसकी स्पीड को स्लो करता है so that it does not spin at the same speed of the grinding wheel. क्यों स्लो करता है? ताकि पार्ट और ग्राइंडिंग व्हील एक ही स्पीड पे रोटेट ना करने लगे, उसकी स्पीड को रिड्यूस करता है एंड रिड्यूसेस द सरफेस स्पीड ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ये सर बेसिकली ब्लेड किस लिए लगाते हैं? ब्लेड आपके पार्ट को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि ये नीचे ना गिर जाए। ओके समझ में आ गया? तो सेंटरलेस सपोर्ट ग्राइंडिंग, हाँ सपोर्ट के लिए होता है। इज सिमिलर टू सेंटर्ड ग्राइंडिंग एक्सेप्ट इसमें कोई स्पिंडल नहीं होती सपोर्ट के लिए। दिस अलाउज हाई थ्रूपुट सिंस पार्ट कैन बी क्विकली इंसर्टेड। थ्रूपुट क्या होता है? मतलब एक पीस रखा दूसरा पीस निकाला, ठीक है, एक पीस निकाला दूसरा पीस रखा। अब हमारे क्योंकि हमारे यहाँ फिक्स नहीं कर रहे हैं पार्ट को, सीधे सीधे रख रहे हैं, ग्राइंडिंग हो जा रही है, फौरन जो ऑपरेटर है उस पार्ट को हटा के दूसरा रखे दे रहा है, तो इसीलिए थ्रूपुट रिड्यूस